हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम वीडियो अधूरी रह गई थी, थोड़ी सी लेंज लॉ के बारे में कंसेप्ट अपना क्लियर हो गया था, काम ये रह गया था और वो आप करेंगे। इसको बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये ध्यान से देखना। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये अपना काम रहेगा आज का। देखिए, इंड्यूस्ड का मतलब होता है कि किस तरह चेंज हुआ करंट। तो कल मैं आपको बता भी रहा था, आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन बने वो आपको अभी बताते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे। तो कल मैं आपको ये चीज़ बता चुका था, शायद मैं ये चीज़ आपको बता चुका था कि जब मैग्नेट को पास लेके आएंगे तो करंट इस तरह इंड्यूस्ड होएगा कि यहाँ पे इसका अपोज करेगा तो नॉर्थ इसको पास नहीं आने देगा। तो इसका मतलब नॉर्थ के पास क्या बनेगा, नॉर्थ। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेंगे, इंक्रीज करेगी। मतलब इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बात तो पता चल गई थी। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो जाएगी, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो जाएगी। अब क्वेश्चन करते वक्त आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जिससे आराम से 67 क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए, जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो नॉर्थ के साथ कौन सा पोल बन रहा है, नॉर्थ। अगर यहाँ पे साउथ होता तो भी कौन सा पोल बनता, साउथ। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो कैसा पोल आएगा, सेम पोल। इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो आपके सामने दिख रहा है कौन सा पोल है, अपोजिट है। ये तो चीज समझ में आ गई आपको कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा ना तब तो कौन सा पोल आएगा, सेम पोल। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा तब कौन सा पोल आएगा, अपोजिट पोल। अब दो चीजें होते हैं बस। अगर मैग्नेटिक फील्ड इन अंदर की तरफ है, ठीक है, तो उसको मैं हमेशा बोलूंगा नॉर्थ पोल। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो उसको मैं बोलूंगा साउथ पोल। क्या मेरी बात समझ गए आप? दो चीजें, एक तो पहली ये चीज और दूसरी ये चीज। अंदर की तरफ नॉर्थ पोल, बाहर की तरफ साउथ पोल, ठीक है। क्लियर ये चीज? अब आगे देखो, अब उस क्वेश्चन पे चलते हैं दोबारा। कल स्टार्ट ही करवाया था वो। आज हम करेंगे 6.123 तो हो गए होंगे आराम से आपके, ठीक है। तो डाउट तो पूछ लेना। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं। आज इसके ही क्वेश्चन कर रहे होंगे हम बहुत सारे, तो वही काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6.4 देखिए, क्रॉस दिख रहा है आपको बुक में, कैसा है, क्रॉस है। इसमें एक इस तरह आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, एक इस तरह बाहर की तरफ निकल रहा है और एक इस तरह ये भी बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह, ठीक है। क्वेश्चन में ये है BCAD, ABC, इसमें क्या रखा है, ABCD, ABC। ये इस तरह एक कंफ्यूरेशन दे रखी है बस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरफ दे रखी है, अंदर की तरफ। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरफ है, नॉर्थ पोल की तरफ। पहली बात तो समझ के आपके लिए होगी ये बात। अगली चीज आगे बढ़ते हैं। पहले केस में देखिए आप, फर्स्ट में, ये फर्स्ट मान लो, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। इसमें ये बताना है कि इंड्यूस्ड करंट किस तरफ फ्लो करेगा। आप एक चीज आप ध्यान से देखिए, देखो ये अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अंदर की तरफ आता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ज्यादा कट करता हुआ चलेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा।
क्योंकि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, बी। ठीक है, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगा उतना ही मैग्नेटिक ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। इसका मतलब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट केस में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है जिसका मतलब इसमें पोल कैसा आएगा, सेम पोल। कैसा पोल आएगा, सेम पोल। ये बहुत लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन होते नहीं है, लेकिन बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए बस। अभी मैंने दो चीजें आपको बताई थी, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो कौन सा पोल बनेगा, सेम पोल। फील्ड लाइन कैसी है, नॉर्थ पोल की, तो इसका मतलब इसमें कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल में हमेशा किस तरह का करंट रहता है, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखना हमेशा, पता है कि नहीं ये चीज, क्लॉक रूल से। दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। ठीक है, तो साउथ में हमेशा क्लॉकवाइज और नॉर्थ में हमेशा कैसे रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो पहले वाले केस में किस तरह का करंट फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट इस तरह फ्लो करेगा, बी सी ए डी बी। पहला केस समझ में आएगा, दूसरा केस देखो, कोई बात नहीं। पहला केस में अगर दिक्कत रहेगी दूसरा केस देखो। दूसरे केस में देखिए आप क्या है, दूसरे केस में मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो बताइए मुझे क्या हो रहा है। देखो ये बाहर की तरफ चल रहा है, ठीक है, मतलब इसके पास कम फील्ड लाइन है। आगे आगे फील्ड लाइन कैसी है, कम है। इसका मतलब ये फील्ड लाइन को कैसा करता हुआ चलेगा, कम कट करता हुआ चलेगा। अगर यहाँ से एंटर करता तो सारी कर देता, लेकिन वहीं से बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज। और डिक्रीज में कौन सा पोल आता है, अपोजिट। कौन सा पोल आता है, अपोजिट। इसका मतलब इसमें कौन सा पोल आएगा, साउथ। करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे। ठीक है, बी सी ए इस तरह। आप इसमें देख लेना बुक में किस तरह रखा है। ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ए से बी से सी, ठीक है, इस तरह क्लॉकवाइज। मतलब कैसे किस तरह करंट आएगा, क्लॉकवाइज। ये ध्यान रखना। मतलब तीसरा केस भी सेम टू सेम ही है, बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कौन सा पोल बनेगा, अपोजिट। किस तरह करंट आएगा, ठीक है। ठीक है, क्या ये समझ में आया कि नहीं आपको, ये बताइए मुझे। आप आ गया होगा ना, आराम से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो दो केस याद रखो बस आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 6.5 कर लेना, ये क्वेश्चन करने हैं भाई। कभी आप ये सोचो कि मैं समझा रहा हूँ तो नहीं करने, बुक से देख देख के करने हैं आपको। ठीक है भाई, मान बहुत ऐसे होंगे जिनके पास एनसीईआरटी बुक भी नहीं मिलेगी। ठीक है 6.5 लैंडला पे दो क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन देखो क्या है, इस क्वेश्चन में क्या रखा है, पहले पार्ट में ए क्लोज्ड लूप इज हेल्ड स्टेशनरी इन द मैग्नेट बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ टू परमानेंट मैग्नेट हेल्ड फिक्स्ड। ये क्या रखा है, दो मैग्नेट दे रखे हैं और फिक्स दे रखे हैं, और इनके बीच में एक स्टेशनरी कॉइल इस तरह की। कैन वी होप टू जनरेट करंट। अब इसमें ये कर रखा है कि आप इसकी मदद से करंट बना सकते हैं या नहीं, नहीं बना सकते भाई। हमने पहला ही केस क्या पढ़ा था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ तो ही करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड। मतलब वेलोसिटी को आप चेंज करते रहेंगे। अगर स्टेशनरी रख दिया ना, स्टेशनरी में कुछ नहीं होना। ये बात मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ। इसका मतलब इसमें क्या नहीं रहेगा, नो इंड्यूस्ड करंट। क्यों, मैग्नेट तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, परमानेंट मैग्नेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से ऐसी ऐसी रहेंगी, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टेशनरी है। अगर ये मूव करता तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंटरसेक्ट करती, कट करती। तो पहला क्या समझ गया आप, दूसरे में गया। ये ए पार्ट था, दूसरा बी पार्ट। आसान आसान काम हो गया। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए बस। एक क्लोज लूप मूव्स नॉर्मल, एक लूप है, ठीक है, मूव नॉर्मल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ लार्ज कैपेसिटर। ये क्या रखा है, दो कैपेसिटर है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, और इस पे नॉर्मली मूव कर रहा है। ठीक है,
बुक आपके पास है तो आप आराम से देख सकते हैं. Is a current induced in the loop when it is wholly inside the region between the capacitor plate, when it is partially outside the plate. अब ये क्या रखा है, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ. तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होएगा? भाई देखो, ये इसको कट करते हुए जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है. इसको कट करते हुए जा रही है ना, ऊपर की तरफ कट करते हुए जा रही है. लेकिन 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 देखिए आप, इसमें यहाँ पे बी नहीं है. कौन सी फील्ड है? कैपेसिटर के अंदर कौन सी फील्ड दे रखी है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड. और कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल ही नहीं है. तो बिना मैग्नेटिक फील्ड के चाहिए लूप कैसे भी चले. क्या करंट इंड्यूस होएगा? नहीं होएगा भाई, क्योंकि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा ना, तो करंट इंड्यूस नहीं होगा. तो इसके अंदर भी क्या आएगा? नो इंड्यूस. क्लियर? समझ गए ना? क्लियर? अब तीसरा और बढ़ते हैं आगे. एक पार्ट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेपर में भी आया हुआ है और नीट के एग्जाम में भी आया हुआ है. ये एक बात समझने की कोशिश करो. इसको ये क्या रखा है? ये कोई कैपेसिटर की प्लेट दे रखी है ए और बी. इस पे आपको पोलैरिटी बतानी है. तीसरे केस में ये पूछ रखा है डायग्राम से कि दो मैग्नेट है, इसके बीच में एक कॉइल रखी है और इसमें एक पोलैरिटी लगा रखी है ए बी. इस पे आपको ये बताना है पोलैरिटी कैसी है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसी है. समझने की कोशिश कीजिए. आप देखो, इसमें ये रखा है. तो ये जो कॉइल देखो, ये जो कटा हुआ पार्ट है ना, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट पीछे की तरफ है. ये कट नहीं रहा तो आगे की तरफ है. देखो ऐसे ऐसे है. ठीक है, तो ये ऐसे चल रहे हैं एक्सिस से. तो आगे वाला पार्ट तो हमें कैसे दिखाई देगा? बिल्कुल अनकटा हुआ. तो ये अनकटा हुआ पार्ट है. यहाँ पे आप देखिए, ये इसकी तरफ जा रहा है. कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ. इसका मतलब इसमें करंट किस तरफ फ्लो होगा? इस तरफ. ये इसकी तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा बनेगा? साउथ. इसका मतलब अंदर कैसा बनेगा? साउथ. तो अंदर साउथ हो गया या बाहर नॉर्थ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. क्लॉकवाइज करंट कैसा फ्लो करेगा? एंटी क्लॉकवाइज. नॉर्थ पोल के लिए कैसा करेगा? एंटी क्लॉकवाइज. तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई, कोई दिक्कत नहीं है. किसी भी कॉइल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरफ फ्लो करते हैं? करंट के साथ साथ या करंट से अपोजिट? तो करंट से अपोजिट करते हैं. इसका मतलब ये करंट की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह चलेंगे, इस तरह उल्टा, इससे उल्टा. तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बच जाएगा और यहाँ पे कौन सा चार्ज बच जाएगा? पॉजिटिव. इट मीन्स ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव. बस हो गया, इतना ही था. समझ में आ गया होगा ना? तो ये दोनों क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं. अब और कुछ एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपके सामने, देखिए किस तरह आप करेंगे उसको. अरे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. अगर आप करोगे तो आपको बहुत मजे आएंगे. ठीक है, देखिए आगे. मैं कोई लूप उठा रहा हूँ ऐसे, ऐसी लूप. इसमें ये करंट है और ये करंट है इंक्रीजिंग मान लो. ठीक है, एक बार इंक्रीजिंग करेंगे, एक बार डिक्रीजिंग करेंगे और एक बार करेंगे स्टेडी. 3 टाइप का बता रहा हूँ इसी में. इस तरह की लूप आ जाए तो आप किस तरह करेंगे इसको? ये सीबीएसई में बहुत बार आ चुके हैं, 2-3 बार आ चुके हैं. पीछे वाले पेपर उठा के देखेंगे तो आपको 2-3 बार मिलेंगे. ये देखिए आप किस तरह करेंगे. देखो, राइट हैंड थंब रूल जानते हैं आप? तो उससे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे सकते हैं. बस देखो, थंब को आप किसकी डायरेक्शन करेंगे? करंट की डायरेक्शन में. हो गया. इसके अंदर से देखो, यहाँ ऊपर लूप है ना, तो इसके अंदर फील्ड लाइन कैसे निकलेंगी? बाहर से, इस तरह. भाई कर्लिंग फिंगर को आप घुमाओगे किस तरह निकलेंगी? बाहर की तरफ. बाहर की तरफ निकलेंगी तो यहाँ पे कौन सा बनेगा? डॉट. अंदर की तरफ बनती तो कौन सा बनता? साउथ. वो क्रॉस. ये पोल कौन सा पोल होता है? साउथ पोल. क्लियर ये चीज? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. आगे चीज समझिए. करंट इंक्रीजिंग चल रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी कैसा है? इंक्रीजिंग है. करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, तभी तो करंट इंक्रीज हुआ होगा. तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स, करंट इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजिंग. और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो कौन सा पोल बनेगा? सेम पोल. सेम पोल का मतलब इसके अंदर कैसा पोल बनेगा? साउथ पोल. इसका मतलब इसके अंदर करंट कैसा फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज. तो पूछ लेते हैं डायरेक्शन कैसी होगी.
इसके अंदर कैसा फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज। दूसरा केस पकड़ते हैं, करंट डिक्रीज कर रहा है, इसमें कौन सा पोल बना था, करंट डिक्रीज कर रहा है तो कौन सा पोल बनेगा, अपोजिट पोल। कौन सा बनेगा, अपोजिट पोल। अपोजिट पोल का मतलब कौन सा पोल आएगा इसमें, नॉर्थ। ये बात समझ में आ रही है नहीं आपको, ठीक है। इंक्रीजिंग करेगा तो सेम पोल, डिक्रीजिंग करेगा तो अपोजिट पोल, था ना, इसमें पढ़ा था ना अभी हमने। अपोजिट का मतलब इसमें कैसा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अभी इसमें क्वेश्चन वो करवाएंगे, स्टडी। स्टडी का मतलब करंट कांस्टेंट है, और करंट अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसमें नो ईएमएफ इंड्यूस्ड, नो करंट इंड्यूस्ड। क्या ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आएगा नहीं, मुझे ये बताइए आप पहले, 3 टाइप के। अब क्वेश्चन देखो, मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके लिए, वो देखिए आप, वो करवा देता हूँ मैं। देखिए ये ऐसे देखिए, इंक्रीजिंग 2 लूप देखिए अब इस तरह की। देखिए राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिए आप, इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आपको बतानी है। देखो यहां से आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है, बाहर की तरफ, और यहाँ पे कैसी आएंगी, अंदर की तरफ। इसका मतलब यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, डॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस। इतनी बात समझ में आएगी। यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे कौन समझ जाएगा, ये चीज। अगली चीज अब आगे देखिए भाई, इसको इंक्रीज कर रहा है, इसमें कौन सा पोल बनेगा, सेम पोल, साउथ पोल। इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इसमें कौन सा पोल बनेगा, बताइए, नॉर्थ पोल। सेम पोल बनेगा ना दोनों में। क्या ये बात समझ में आई, बताइए। अगर यही चीज डिक्रीज कर रही होती, मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता, देखिए डिक्रीज कर रही होती तो ऊपर और नीचे वाले में क्या फर्क होता, बताइए। अपोजिट पोल कैसा होता, अपोजिट पोल। क्या ये चीज समझ में आएगी या नहीं आपको, ये बताइए मुझे। इस तरह की चीजें आपको समझ में आ रही है कि साउथ पोल आपको किस तरह जनरेट करने हैं, नॉर्थ पोल आपको किस तरह जनरेट करने हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले में नीचे वाले में इस तरह आप कर लेंगे ना, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको इस तरह के मिल सकते हैं, ठीक है। रूल क्या है आपको पता चलना चाहिए। 1 मिनट को मैं बुक लेके आता हूँ, उसमें 2 क्वेश्चन करते हैं अभी। देखिए मैं बुक के क्वेश्चन ले रहा हूँ कुछ एक, ताकि आपको कुछ आ जाए। देखिए जैसे ये क्वेश्चन ये है, करंट डिक्रीज, बताइए इसमें किस तरह का करंट इंड्यूस होगा। देखो किस तरह की फील्ड लाइन है इसमें, नॉर्थ पोल की, ठीक है, अंदर की तरफ है ना, तो कैसा पोल है, नॉर्थ पोल। करंट डिक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा तो कौन सा पोल आएगा, अपोजिट पोल आएगा। तो इसका मतलब इसके में कौन सा पोल आएगा, साउथ पोल, ठीक है। इसका मतलब इसमें किस तरह करंट फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज। समझ गए ना चीज। एक और देखिए, इससे अगला क्वेश्चन ये है कि अब इसमें, इसे बता देता हूं, अब इसमें ये करंट इंक्रीज कर रहा है। अब काफी लोग ये सोचते हैं कि साइड था ना तो क्लॉकवाइज, और इस साइड हो गया ना तो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं है भाई, ये आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। दिख रहा है ना, पिछली बार इस साइड किया ना तो क्लॉकवाइज आ गया भाई, और अब की बार कैसे पेपर देखा
तो इस साइड आ गए ना तो जाहिर सी बात एंटी क्लॉक आ जाएगा। ऐसा नहीं है, लेकिन देखो कौन सा पोल आएगा, साउथ इस तरफ करेंगे ना आपके बार, तो आपके बार बाहर की तरफ आएंगे, साउथ पोल आएगा। अब करंट इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करता है तो कौन सा पोल आता है, सेम पोल। इसका मतलब अब भी इसमें कौन सा पोल आएगा, साउथ पोल ही आएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, बस आपको आने चाहिए। आसान काम पड़ गया आपके लिए। अब वो आपकी दिक्कत है कि आप कर पाते हैं या नहीं। आप इस वीडियो को एक बार फिर देखना, जिसको थोड़ा सा डाउट लगे। एक क्वेश्चन ऐसा है, देखो ये कोई रिंग है, ठीक है, और ये कोई मैग्नेट है, इसको ऊपर से छोड़ दिया ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ की जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा ग्रेविटी से कम रहेगी। ठीक है, अब इसमें बताइए इस रिंग के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ किस तरह जनरेट होगा। ये नॉर्थ पोल है, तो इसका मतलब इसके अंदर कौन सा पोल आएगा, पहले नॉर्थ, और नीचे वाला कौन सा होगा। ये रिंग ऐसे है, आप ये ऐसे बना रखिए ना, तो ऐसे खड़ी है ये, ऊपर नॉर्थ और नीचे कैसा आएगा, साउथ। ठीक है, तो नीचे वाले से देखने का लगेगा क्लॉकवाइज, और ऊपर से देखेंगे तो हम कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसमें ये पूछ रखा है, इसमें ये पूछ रखा है कि इसको हाइट से फेंकते हैं तो इसकी एक्सेलरेशन जी के बराबर होती है नहीं, तो कभी भी नहीं होती है, ध्यान रखना। एक्सेलरेशन होती है वो हमेशा ग्रेविटी से क्या होती है, लेस देन होती है। ठीक है, दूसरी बात, अगर इसमें दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछ रखा, अगर इस रिंग को हम कट कर दें, ऐसे कट कर दिया हमने, तो क्या होगा, तो इसके अंदर कुछ नहीं होगा भाई, इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि अभी किस तरह की सर्किट हो गई, ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट के अंदर क्या नहीं करता, कोई करंट फ्लो नहीं करता, कोई भी। ठीक है ना, इस तरह कर लोगे ना। एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, लास्ट, आज के लिए लास्ट ले रहा हूँ। ठीक है, इस टॉपिक पे, बाकी आप बुक में देखेंगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे, और मैं आपको दूंगा भी 1-2 क्वेश्चन करने के लिए। ये कर रखा है एक क्वेश्चन में, ये तो आपको एनसीईआरटी मिल भी जाएगा, एनसीईआरटी का ही है। ऐसा कर रखा है, ये कर रखा है इसमें, ए रेक्टेंगुलर लूप एंड ए सर्कुलर लूप आर मूविंग आउट ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन। ठीक है, इन विच लूप डू यू expect the induced EMF to be constant during the passage of outfield region। अब ये कह रखा है इसमें कि इन दोनों में ऐसा कौन सा लूप है, एक सर्कुलर है एक रेक्टेंगुलर है, लेकिन इन दोनों में ऐसा कौन सा लूप है जो टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा, बताइए। टाइम के साथ कांस्टेंट ही रहेगा भाई, ये बात रेक्टेंगुलर, क्योंकि ये जब भी चलेगा ना तो इस पोर्शन से चलेगा, इसी तरह आगे, इस तरह आगे, इस तरह आगे। ये पोर्शन एक किस तरह का है, सर्कल का पोर्शन है, इस तरह का। ये जब आगे चलेगा तो आगे ये वाली चीजें हैं, ठीक है, ये इसकी बाउंड्री जो है अलग अलग फील्ड को काटेगी, लेकिन ये सेम फील्ड को काटेगी। दिख रहे ना आप साफ साफ, रेक्टेंगल एक सेम फील्ड को काटेगा, और सर्कल कैसे काटेगा, अलग अलग तरह से काटेगा। ठीक है, फील्ड को, तो इसमें कांस्टेंट नहीं रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, परमानेंट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब आपको होमवर्क क्या करना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन का पहला और दूसरा, दोनों क्वेश्चन इंड्यूस्ड ईएमएफ पे ही है, दोनों, और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल के। ठीक है, तो इतनी चीजें मैं आपको बताने के बाद अगर आप अब नहीं कर पाते हैं, मतलब नहीं भी हो पाए, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी आप ये सोचो कि भाई मैं ये कह रहा हूँ, तो आप पूछें ही ना। ठीक है, वो क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं, उसमें रियोस्टेट वगैरह का अरेंजमेंट है, आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, करने में भी मजे आएंगे। लेकिन मजे तभी आएंगे जब आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। जो नहीं समझ में आए आप मेरे से पूछेंगे। ठीक है, तो पहला और दूसरा 2 क्वेश्चन आपको करने हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन के, और ये जो मैंने करवाए ना, ये तो करने ही करने हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, तो लेंज लॉ अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, देखता हूँ वीडियो कितनी देर की हो चुकी है, 30 मिनट से ज़्यादा अपलोड नहीं होती है। ओहो, 6 मिनट बाकी है अभी। देखिए अभी अगला काम जो हम करेंगे ना, वो करेंगे
प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ, प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ। भाई इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब ये चलेगा पूरे चैप्टर में, ठीक है। देखिए ईएमएफ को हम किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अभी आपने पढ़ा था फ्लक्स, क्या होता है, बी एस कोस थीटा, पढ़ा है ना, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स को आप चेंज किस तरह कर सकते हैं, तो आपके पास तीन टर्म है, एक ये और एक ये, है ना। अगर आप बी को चेंज करेंगे तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, अगर आप एस को चेंज करेंगे तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, अगर आप थीटा को चेंज करेंगे ना तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो तीन तरह के ईएमआई होते हैं, स्टैटिक ईएमआई, दूसरा है मोशनल ईएमआई, और तीसरा है पीरियोडिक ईएमआई। होते एक जैसे ही है, ठीक है। जब आप बी को चेंज कर रहे होंगे, खाली बी को, और एस और थीटा सेम होगा, उस चेंज को हम क्या कहेंगे, स्टैटिक ईएमआई, ठीक है। उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसको हम कहेंगे स्टैटिक ईएमआई। मोशनल ईएमआई किसको कहेंगे हम, जब एरिया चेंज होगा, ठीक है। और बी और थीटा ये क्या रहेंगे, यूनिफॉर्म, मतलब सेम। इसमें थीटा चेंज होएगा और ये दोनों क्या रहेंगे, सेम एरिया, समझ गए ना, तीनों चीज समझ गए हैं। अब हमें इसी पे काम करना है, ठीक है। तो आज एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं, उसको आप ध्यान से देखिए। ये जो डेफिनेशन आपको लिखनी है, लिखनी चाहो तो लिख लें, नहीं तो रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है, स्टैटिक ईएमआई तो हम कर चुके हैं अभी। ये जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ना, ये सारा स्टैटिक ईएमआई था। क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं तो ईएमएफ किस तरह आ रहा है, ये सारा क्या था। फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट दिए थे ना, वो सारे किस पे दिए थे, स्टैटिक ईएमआई। अगला कंसेप्ट जो हमारा होगा मोशनल ईएमएफ का होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी, ठीक है। इस पे जो ये टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये हम स्टार्ट करेंगे। और इसका थोड़ा सा पार्ट हम स्टार्ट करते हैं अभी, मतलब टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे, इसका बेसिक जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैं जल्दी करवा रहा हूँ ताकि वीडियो बड़ी ना बने, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना और वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है। पहली दो वीडियो समझ में आई होंगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं काम कर रहा हूँ, मतलब ये एक एक्स्ट्रा काम चल रहा है, बुक में नहीं मिलेगा आपको। ये क्यों करवा रहा हूँ मैं, आपको बताएंगे अभी। डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ इन क्लोज लूप। अच्छा, ईएमएफ का नाम आप बहुत बार सुन चुके हैं। ईएमएफ, मुझे ये बताइए आप क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ कहते हैं वोल्टेज को। ईएमएफ और वोल्टेज एक जैसी चीज होती है ना, पढ़ा है ना। ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको मैं ऐसा लिखता हूं, देखो, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट DL और अपॉन में चार्ज में लिख देता हूँ क्यों, लिख सकता हूँ, ऐसा ही नहीं, ठीक है। आप थोड़ा सा चेंजमेंट, अब देखिए एक डायग्राम बनाता हूँ मैं छोटा सा। कोई वायर है, वो v वेलोसिटी से आगे चल रही है, ठीक है, और उसका b जो है यूनिफॉर्म है। उसका b जो है यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये करने का तरीका आप सुनो क्या है, इसको मैं क्यों करवा रहा हूँ। अब हम जो आगे काम करेंगे ना, उसके दो मेथड होंगे। एक तो हम पिछले पार्ट वाला लेकर चलेंगे, तीसरी यूनिट का, लोरेंट्ज फोर्स से, मतलब जिसको जो लगाना वो लगा लेना, ठीक है। यहाँ पे तो आपको फ्लक्स रूल मिलेगा केवल इस यूनिट में, तो ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, दोनों मेथड में से जो भी आपको मेथड अच्छा लगे वो आप किसी क्वेश्चन पे भी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, समझ गए ना इस चीज को। तो वो दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ बाय यूजिंग लोरेंज फोर्स, कि ये मतलब होता क्या है और इसको किस तरह अप्लाई करेंगे आगे, लिख लेना बस इसको अभी, ठीक है। फिर मोशनल ईएमएफ में बताएंगे कि किस तरह अप्लाई हुआ था। देखो लोरेंज फोर्स में एफ की वैल्यू कितनी होती है, क्यू इंटू में वी क्रॉस बी, और डॉट डॉट है ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है ना, और अपॉन में क्यू, क्यू से क्यू क्या हो गया कैंसिल, तो ई कितना बच गया भैया, वी क्रॉस बी डॉट डी, ठीक है। ये चीज एक आगे छोटी सी हो गई है, इफ V and B आर कांस्टेंट, मतलब B तो कांस्टेंट है ही, और V भी हम कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके चल रहे हैं इसको, ठीक है। तो इंटीग्रेशन से कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, तो V क्रॉस B, और अब ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा, L। ये आपको आया तरीके को समझ में, एक बार थोड़ा सा बताइए मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में तो वेक्टर प्रोडक्ट है, और इनका बीच की क्या है, स्केलर डॉट है ना, एक जगह क्रॉस है। फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी बताइए मुझे आप, अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड में लिखना चाहूँ, वी बी एल, ठीक है। अब आप डायरेक्शन देखो, देखो ये लेंथ मान लेते हैं, देखो वी क्रॉस बी, वी इस तरफ, बी ऊपर, बी अंदर, फोर्स किस तरफ है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो v क्रॉस बी साइन थीटा, साइन 90 कितना होगा, वेलोसिटी और लेंथ दोनों बताइए किस डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, cos 0 1, तो ये E इज इक्वल टू बी वी एल आ गया लोरेंज फोर्स, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि फैराडे ने कहां से डिस्कवरी की थी कि ई, जो ई पढ़ा था आपने ई, वो क्या था, डी फाई अपॉन में डी टी, ये कहां से लेके आया था वो, ये चीज देखो यहीं से लेके आया था। अगर मैं बात करूं फ्लक्स की, ठीक है, अगर मैं बात करूं फ्लक्स की, ठीक है, तो फ्लक्स क्या था भैया, हमने पढ़ा था बी एल बी टी, ये कौन सा मोशन है, ट्रांसलेटरी। और एक चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि ये कब काम आएगा अपने पास, यहाँ काम आएगा ट्रांसलेटरी में, ठीक है। अगर मैं यहां से डिफरेंशिएशन करूं इसका, डिफरेंशिएशन करूं, तो बी वी एल और डी टी, टी का क्या हो जाएगा 1, और डी फाई अपॉन डी टी, देखो बी वी एल इसकी वैल्यू है, तो डी फाई अपॉन डी टी किसके बराबर आ जाएगा, ई का। बाकी ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है, कभी आप ये सोचो, ये तो मैं बस आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा था, ठीक है। यहीं से फैराडे ने सोचा कि क्यों इतना काम किया जाए, लोरेंज फोर्स का क्यों यूज किया जाए, यहाँ पे एक सीधी इक्वेशन यहाँ पे ये बना दी, जो दूसरा लॉ था ना फैराडे का दूसरा लॉ, ठीक है, ये उसका प्रूफ है कि इस तरह हम करते हैं इसको, ठीक है ना। वो लिख दिया वहां पे सीधा सीधा, लेकिन वो आता कहाँ से है, तो वो यहाँ से आता है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ मैंने EMI की EMF की डेफिनेशन बताई आपको बस, कि ये होती है, फैराडे सेकंड लॉ ने यहाँ से बताया कि ये चीज़ आप यूज करो सीधा, इतनी चीज़ें लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे हम मोशनल EMF, क्लियर ये चीज़ें, मोशनल EMF। स्टैटिक EMI अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वही है, फैराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, ठीक है। जैसे ये था, ये एक स्टैटिक EMI का ही केस है, ठीक है। कल हम करेंगे मोशनल EMF एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, आज के लिए गुड बाय।